फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिस्ट्री की एक और क्लास में। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चैप्टर सारा एक बार में समझ में आ जाएगा। द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया। क्या है चैप्टर? द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया मतलब भारत का वैभवशाली इतिहास। चैप्टर कौन सा है? पहला। तो हम ये मान लीजिए कि अगर हम एक हिस्ट्री को एक क्या माने, स्टेयर केस माने, यानी सीढ़ियाँ माने, तो हम जहाँ सिक्स चैप्टर हमने पढ़ा था वो एकदम से आप मान सकते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री थी हमारी। हम लास्ट वो इंडियन हिस्ट्री वहाँ तक आपकी बुक में दी है कि उस मॉडर्न टाइम तक हमने हिस्ट्री हमारी पढ़ ली। ये जो भगत सिंह, गांधी जी, ये वगैरह और जो स्वतंत्रता संग्राम वगैरह हमने सिक्स चैप्टर में पढ़ा, ये तो आते आते सिचुएशन थी 1900s की। ठीक है ना? इससे पहले भी तो 2000 साल कुछ हुआ होगा, कैलेंडर बना है हमारा। तो हम उसी समय को एक्सप्लोर करेंगे। वो 2000 नहीं, हम 5 6 हज़ार 7 हज़ार साल पहले लगभग जाएंगे और जानेंगे कि जब हमारी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है। हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है तो इसका जवाब सिंपल सा है भाई, जहाँ से हिस्ट्री हमने रिकॉर्ड करनी शुरू की, लिखनी शुरू की, जहाँ से हमें पता चला कि हमारी हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है, वहाँ से हिस्ट्री शुरू होती है। जहाँ का हमारे पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत है। ठीक है ना? जहाँ का हमारे पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत है, कोई रिकॉर्ड है, वहाँ से हमने हिस्ट्री शुरू मान ली। तो इसलिए जो हम वो केवमैन वाला एरा कहते हैं ना, जिसमें हम आदिवासी थे, वो हम उसको प्री हिस्टोरिक एरा कहते हैं। प्री हिस्टोरिक का मतलब पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या पूरा प्रौग ऐतिहासिक काल, सॉरी पूरा पाषाण नहीं, प्रौग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रौग ऐतिहासिक काल कहने का मतलब ऐसा टाइम जिसकी हमें कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं मिलती है, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिलता, कोई पत्थर, कोई सिक्का, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जिससे हमें हिस्ट्री का, वहाँ पे उस इतिहास का कोई ज्ञान हो, कोई हमें नॉलेज मिले। सिंपल सी बात। ओके, दिस इज टिक्ड। तो अब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में पढ़ना है जब इंडिया इंडिया बना। क्या चैप्टर है? टाइटल इंडिया है ना, ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया। इंडिया इंडिया बना यानी भारत भारत कब बना? भारत देश, यानी इस देश में जब लोग नगरों की तरह, शहरों की तरह, देश की तरह रहने लगे, स्टार्टेड टू गेट सिचुएटेड हियर, तब ये देश एक बनने की ओर अग्रसर हुआ। ठीक है ना? It was on its path to become a nation, a country, when people started to get situated here, civilized here. सबसे पहले आर्यंस आए थे। हम सब पढ़ते आते हैं भारत में आर्यन थे स्थापित होने वाले, है ना? भारत के लोगों को आर्य कहा जाता था पहले। ठीक है, तो उससे भी पहले का हम टाइम जानते हैं कि कब इंडिया एक्चुअल में इंडिया बना या देश बना। देश बनने के लिए उसमें स्टेट होते हैं, यानी राज्य। राज्य बनने के लिए सिटीज़ होती है, और सिटीज़ बनने के लिए क्या होते हैं? गांव होते हैं, है ना? ये सारा ऐसे चलता है आज भी हमारे देश में। तो ये जो रहना था, इसको रहने को क्या कहा? सिविल तरीका, रहने का सभ्य तरीका। यानी आदिवासियों की तरह गुफाओं में नहीं रह करके हम सिविल यानी नागरिकों की तरह, सभ्य लोगों की तरह रहने लगे। तो उसको कहा दिया गया सभ्यता। उसको सभ्यता, इसको सिविलाइजेशन कहने के बाद हमारी हिस्ट्री हम एक तरह से कह सकते हैं मोटा मोट रूप में ग्लोरियस तरीके से शुरू हो जाती है। ठीक है ना? और उससे पहले आप कह सकते हो एक तरह से कि भाई इस चैप्टर में जो आपका पार्ट कुछ डिलीट हो चुका है, उसमें और आपकी ग्लोरी वाला पार्ट डिलीट हुआ है कि हमारे जो एंशियंट साइंस थी, जैसे आर्यभट्ट थे, भास्कराचार्य थे, एंशियंट हमारी जो इकोनॉमिक्स थी, एंशियंट हमारी जो मैथ्स थी, मतलब हमने एंशियंट टाइम्स में भी पाइथागोरस सब लगभग हमारे यहाँ से निकली हुई है। जो आपके सोलर सिस्टम, सौर मंडल है, उसकी कैलकुलेशन हमारे यहाँ से निकली हुई है। जीरो आपको पता हमारे यहाँ से निकला हुआ है। तो काफ़ी हमारा पास नॉलेज के हिसाब से ग्लोरियस था, इसलिए भारत को विश्व गुरु, वर्ल्ड लीडर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे सब लोग पढ़ने आते थे, यहाँ से लोग ज्ञान लेकर के गए थे। काफ़ी इंडिया में नॉलेज था। ये बात काफ़ी कुछ इसका पार्ट हट चुका है इस चैप्टर का, कुछ बाकी है। कहाँ तक बाकी है? तो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसका जो पार्ट है वो इसमें बाकी है, उसका हिस्ट्री हमें पढ़नी है। ठीक है? पर ये चैप्टर सीधा ग्लोरियस पास्ट पे कूद नहीं पड़ता आपके। ये चैप्टर फर्स्ट है। मैंने कहा हिस्ट्री की क्या है? पहली सीढ़ी। तो पहली सीढ़ी की बात क्या करता है? पहली सीढ़ी में ये हमें बताता है कि भैया कि कैसे कैसे कि हमारा जो इंडिया है वो इंडिया बना, मतलब इंडिया की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है। उस हिस्ट्री को जानने के लिए, उस हिस्ट्री को जानते कैसे हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन हियर, कि हाउ टू नो दैट वी वर ए सिविलाइजेशन। आप कह दोगे सर इंडस वैली था और हमने मान लिया, क्यों? क्वेश्चन नहीं करोगे? हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, हिस्ट्री वाला तो क्वेश्चन करता ही है। तो उसका जवाब ऐसे ही हम पढ़ेंगे। पहले सोर्सेज, इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है अभी चैप्टर का, सोर्सेज। कि जो भी हिस्ट्री आप आगे 7 चैप्टर में पढ़ने जा रहे हो, बुक शुरू में कह देती है, उसके कुछ ना कुछ सोर्सेज यानी स्रोत है। वो क्या है वो अभी आपको मैं शुरू में बता दूंगी, बुक कहती है। वही हमारा पहला
डिटेल टॉपिक, पहला बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। तो उन सोर्सेज से आज शुरू हम करने वाले हैं, स्रोतों से। थोड़ा सा इंडिया का इंट्रोडक्शन पढ़ते, देखिए ये कोई नोट्स नहीं है, पहले ऐसे पढ़ लेते हैं इसको। चैप्टर की शुरुआत में दे रखा है कि इंडिया हैज़ बीन अ कंप्लीटली जियोग्राफिकल यूनिट, पूर्ण भौगोलिक इकाई रहा है। जो हिंदू धर्म में विष्णु पुराण है उसमें उल्लेख मिलता है, उसमें लिखा गया है कि समुद्र के उत्तर में, यानी जो क्या था समुद्र, कौन सा, हिंद महासागर के उत्तर में, इसके नॉर्थ में, ठीक है। और क्या है, और बर्फीले प्रदेश, यानी जो हिमालय हो गया, बर्फीले प्रदेश कौन से हो गए, हिमालयस, इसके साउथ में, यानी हिमालयस के नीचे और हिंद महासागर के ऊपर बीच में जो लैंड मास है उसका नाम क्या है, इंडिया है। तो वही लैंड मास, वही जो प्रदेश है उसका नाम भारत है। आज भी हम उसी में रहते हैं और हम सब भारतीय उसी की संतति है, यानी वी ऑल इंडियंस आर देयर जनरेशन, के हम उनके बेटे हैं, उनकी संतति है। इसका अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय वातावरण के क्षेत्र में आता है, ठीक है ना भाई। उष्ण कटिबंधीय आपके जो आप पढ़ते होंगे जियोग्राफी में, है ना, कि वो जो क्लाइमेट है यहाँ पे पाया जाता है हमारे, है ना। उसके अलावा देखिए नॉर्थ में हिमालय है, ठीक है, जिसमें बल्ख, बरिशदशा, जम्मू कश्मीर, कांगड़ा, टिहरा, गुडवाल, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम और हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियां शामिल है। ये सारी क्या जियोग्राफी का पार्ट है। जियोग्राफी में आपको अलग अलग माउंटेन रेंज के नाम बताए जाते हैं ना, तो उस समय इन जो सारे एरियाज है, कांगड़ा हिमाचल में हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, नीचे आते हुए फिर नेपाल सिक्किम आ गए, यहाँ बीच में कुमायूं और उत्तराखंड आ गए, फिर भूटान, असम, नॉर्थ ईस्ट चले गए। तो इतना जो नॉर्थ और ईस्ट के एरिया में जितनी भी पहाड़ियाँ है ना, ये सारी भारत के अंदर बताई गई है। ये सारा एरिया किस में था, भारत में था। पश्चिम में हिंदू कुश, यानी पश्चिम में, यानी वेस्ट में आपके हिंदू कुश, यानी अफगानिस्तान के पास जो हिंदू कुश है वो है, ठीक है। सफ़ेद को है, तुक में है, और किरथर पर्वत श्रेणियाँ, ये भी सारी इंडिया में थी। मतलब जो एंशियंट इंडिया की ये बात कहना चाहता है ना कुल मिलाकर के, उसमें सिर्फ आज का जो हमारा नक्शे वाला इंडिया था वो नहीं था। नक्शे वाले भारत की बजाय आप मान सकते हैं पाकिस्तान तो था ही, हमने बंटवारा पढ़ लिया 6 चैप्टर में। उसके अलावा अफगानिस्तान भी, चाइना का कुछ पार्ट भी, नेपाल, सिक्किम, भूटान सारा हमारे अंदर, तिब्बत हमारे अंदर, नीचे जाओगे तो आप श्रीलंका तो पार्ट रहा ही है हमारा, ठीक है ना। उसके अलावा जो आसपास में हमारे ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इन एरियाज तक भारत फैला हुआ था। भारत का एरिया काफ़ी बड़ा था, ठीक है। और ये जो सारे जो माउंटेन रेंज की बात की है, ये इसको पूर्व और पश्चिम में या नॉर्थ और साउथ में बांटते थे, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में बांटते थे, ठीक है ना, ठीक है। और ये वेस्ट हो गया आपका, तो ये वेस्ट वाले अलग करते थे, यहाँ माउंटेन रेंज थी अफगानिस्तान वाली, और यहाँ कौन सी थी, हिमालय, तिब्बत और ये वाली, ठीक है ना। इस सब में हमें जियोग्राफी में नहीं जाना। इससे हमें बस एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष मिला कि इंडिया कितना बड़ा था दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं अपने सीधे सोर्सेज पे आएंगे हम, है ना। सोर्सेज की बात मैं करना चाहूँगा। आपके देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया में पता करने के 3 सोर्सेज पढ़ेंगे हम, 3-4 सोर्सेज पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखो हिस्ट्री सोर्सेज की, हिस्ट्री के सोर्स पढ़ने यानी स्रोत पढ़ने, क्यों, क्योंकि हमें जानना है कि पुराने समय में कैसे हुआ, अगर हुआ तो उसकी लेजिटिमेसी यानी उसकी प्रमाणिकता क्या थी, आप प्रमाणित कैसे कर सकते हो, तो उसको सोर्स से, स्रोत से कर सकते हैं। अचीवमेंट्स ऑफ एंशिएंट वैदिक इंडिया, ठीक है, जो पुराना वैदिक भारत था, यानी जिस काल में वेद लिखे गए तब से हमारे पास एक हिस्ट्री है। क्यों, क्योंकि वेद हम मानते हैं सबसे पुराने टेक्स्ट है, सबसे पुराने टेक्स्ट में एक है, सबसे पुराने ग्रंथों में एक है। वेदों से पुराना लगभग हम कुछ नहीं मानते, उनके बराबर के ग्रंथ है। तो उस समय सबसे पुराने ग्रंथ में जो इतिहास लिखा गया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहला एक तरह से कह सकते हैं लिखित इतिहास के रूप में साथ में था ये। अचीवमेंट ऑफ इंडस वैली, उसके अलावा फिर हमारी इस वैदिक काल के निकलते इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हो गई थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई थी, विकसित हो गई थी, ठीक है। तो ये हुआ कैसे था, देखिए मैं बता देता हूँ। लॉजिक की बात तो ये है, हिस्ट्री में आप कई चीज़ पढ़ेंगे, रिलीजन के हिसाब से आप कई चीज़ पढ़ेंगे। लॉजिक की बात दोस्तों देखिए सीधी सीधी ये है, क्या हुआ था पहले, क्या था, कोई आपके जैसे मान लीजिए इंसान रहे थे, वो केवमैन थे। केवमैन से धीरे धीरे उन्होंने क्या सीखा, बोलना सीखा। आपको लॉजिक की बात बता रहा हूँ, बुक में कहीं नहीं मिलेगी। उन्होंने क्या सीखा, बोलना सीखा। बोलने के बाद क्या, जो उनके पास शब्द नहीं थे, अभी वर्ड्स नहीं थे, धीरे धीरे जो बोलते थे ना वैसे ही देख के उन्होंने वर्ड्स बनाना शुरू कर दिए। और लिखने के लिए क्या करते, लैंग्वेज नहीं थी, शब्द तो लिखने ही नहीं आते थे, तो करते क्या, जैसे हाथी देखा तो हाथी जैसी ड्राइंग को छाप देते थे और उसको वर्ड बना दिया, है ना। हाथी ऐसे लिखते नहीं थे जैसे मैंने लिखा, हाथी जैसी ड्राइंग बनाते उसको छाप देते, तो वो उनके वर्ड्स होते। ऐसे धीरे धीरे ड्राइंग से वर्ड्स निकलने शुरू हुए, ठीक है ना। वर्ड्स निकलने लगे तो इंसान में क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता तो प्राकृतिक रूप से होती है, नेचुरली होती है। तो उसने कुछ लिखा और पहली बार लिखते लिखते उसने क्या देखा कि भाई क्यों ना कोई रिलीजन या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे लोगों को जोड़ा जाए। लोगों को जोड़ने के लिए क्या था
कि उनके पास नई नई बोली थी, भाषा थी, क्यों ना इन लोगों को एक करने के लिए कह दिया जाए कि भाई साइंस तो है नहीं तो हम हर चीज़ों को कारण नहीं जानते। जैसे हम नहीं जानते बरसात क्यों होती है, हम नहीं जानते सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, क्यों ना इन सब चीज़ों को नेचर से, प्रकृति से जोड़ करके इसको सुपर नेचुरल पावर या कोई ऐसी चीज़ बना दिया जाए जो ऊपर हम सब इंसानों से ऊपर शक्ति है। तो पहली बार लिखा ना उन्होंने अपनी कल्पनाओं, तो ऐसी भगवान या फिर ऐसी जो रचनाओं के बारे में काफ़ी लिखा, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कहता रिलीजन, अगर आप कोई अभी मेरी बात से ये सोच रहे रिलीजन टेक्स्ट, रिलीजन को या धर्म को मैंने झुटलाया है, तो बिल्कुल मेरी बात ये बिल्कुल नहीं है। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहल धर्म पे लिखने का कारण ये था, ये रिलीजियस जो वेद मिलने का कारण यही है कि इंसान ने पहले एज ए हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचा। उसने जो अपने आसपास देखा या जिसमें उसका विश्वास था, बिलीफ था, वो सबसे पहले लिखा। उसके बाद हिस्ट्री के ऊपर पर्टिकुलरली लिखना शुरू किया, क्योंकि धीरे धीरे साइंस और हिस्ट्री क्या हुए, डेवलप हुए। सबसे पहले क्या था, उसने आसपास जो देखा उसको पहल दिखा, वो हमारे पहले हिस्ट्री का सोर्स भी बन गया। क्योंकि इंसान ने जो पहले सोचा, पहली बार लिखना सीखा, तो उसने वेद लिखे थे शायद, उसके कारण हमारे पास वेदास है, ठीक है ना। बाकी इंडस वैली में तो और भी कई चीज़ें लिखी गई थी, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में नहीं जाते हुए हम वापस बुक पे आते हैं, उन कन्फ्यूजन को छोड़ते हैं कि पहले सोर्सेज हमें क्या पढ़ना है। सोर्स को आपके देखिए दो कैटेगरी में बांट सकता हूँ मैं, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज, यानी पुरातात्विक साक्ष्य और धार्मिक क्या, साहित्यिक साक्ष्य। क्या बांट सकते हैं आप, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक और साहित्यिक में अंतर क्या। पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल मतलब, पुरातात्विक का मतलब आप कोई चीज़ है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट से मान सकते हैं कि ऐसी ऑब्जेक्ट जो पुरानी है, जो हिस्ट्री में बहुत पुरानी थी, मतलब जिस समय की हिस्ट्री वो बताती है, इतिहास बताती है, उस समय वो यूज़ होती थी, प्रयोग में आती थी, इसको पुरातात्विक कहते हैं। और सिंपल सी कहूँ तो जो चीज़ें खुदाई में, जो चीज़ें गुफाओं की खोज में, जो चीज़ें शहरों की खुदाई में मिलती है, वो सारे क्या, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक साक्ष्य है। जैसे एग्जाम्पल के सिक्के हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, ये सारे क्या है, लिटरेरी सोर्सेज तो हो ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन खुदाई में निकलते हैं और जहाँ से निकलते हैं वहाँ पे जितने 100, 200, 500, 1000 साल पहले यूज़ होता था। तो ऐसी चीज़ें, ऑब्जेक्ट जो चीज़ें होती है, जो पुराने टाइम में यूज़ होती थी, अब हम उनकी स्टडी, उनकी पढ़ाई करते हैं, तो वो आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक स्रोत है। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक का मतलब, जब मैंने बताया ना इंसान ने लिखना सीखा तो सबसे पहले उसने रिलीजन यानी धर्म के बारे में लिखा, बाद में बाकी सब्जेक्ट धीरे धीरे उसके दिमाग में डेवलप हुए, बाकी विषय विकसित हुए, तो उसने हिस्ट्री, साइंस वगैरह चीज़ों पे लिखा। तो जो उसने साहित्य के रूप में लिखा, उसमें उसने पहले तो प्योरली साहित्य लिखा। प्योरली साहित्य मतलब धर्म, कविता, भजन, गीत, ये सारी चीज़ें लिखी, अपनी संस्कृत की, अपनी भाषा की चीज़ें लिखी, अपने आसपास जो देखता था कि ये इससे शादी कर रहा है, ये रीति रिवाज, ये सारे लिखे। पर इनमें भी क्या था, कहीं ना कहीं हिस्ट्री यानी इतिहास छुपा था। क्यों, वो डेली लाइफ के बारे में लिखता, धर्म के बारे में, पर अपनी एक्टिविटीज़ भी तो बताता था साथ में, अपने आसपास क्या होता वो भी थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करता था। तो वो हिस्ट्री का पार्ट हो गया और हमने उसको हिस्ट्री में यूज़ लिया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपके प्रमाणिक यानी जेन्युइन सोर्सेज तो आर्कियोलॉजिकल है, क्योंकि ये एकदम से आपके सामने ठोस चीज़ है, ये कोई कहानी नहीं बताते, ये जिस काम आता था उस काम आता था। जैसे चाकू मिला तो चाकू तो काटने के ही काम आएगा, चाकू ऐसे उठ करके बोलने से रागी नहीं, मैं तो लिखने के काम आता था। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज प्रमाणित है। उसके बाद लिटरेरी सोर्सेज सेकेंडरी है, 2 नंबर पे आते हैं इनके बाद। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को दी जाती है, पुरातात्विक वालों को, उसके बाद महत्व दिया जाता है लिटरेरी वालों को। क्यों, ये इंसान ने लिखा है, इसमें झूठ भी लिख सकता था, आधा सच आधा झूठ भी लिख सकता था। तो ऐसे लिटरेरी की बात करूं तो इनको 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। कि सबसे ज़्यादा रिलीजियस लिखे गए हैं, हमारे इंडिया की बात करें पर्टिकुलरली, धार्मिक ग्रंथ ज़्यादा है, उनमें धर्म ज़्यादा, इतिहास कम है, तो इसलिए, लेकिन उनमें इतिहास का थोड़ा बहुत पार्ट है, इसलिए उनको पढ़ना पड़ता है। और सबसे पहले भी यही लिखे गए थे, तो पुरानी हिस्ट्री तो यही बताते हैं भैया, धार्मिक वाले। नॉन रिलीजियस, धर्मोत्तर साहित्य, धर्मेत्तर यानी धर्म से इतर, धर्म के अलावा साहित्य जो लिखा गया, यानी और भी विषयों पर तो लिखा था। जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, तीनों एक ही नाम है ना। इस तीनों नाम वाले चाणक्य जो थे, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, आपको याद होगा। तो उसमें इकोनॉमिक्स और जो नीति शास्त्र, जो उनकी नीति थी, वो उसके बारे में लिखा था, ठीक है ना। तो वही बात है कि वो किस पे था, धर्म पे नहीं होकर के एक सब्जेक्ट पे था, पर उसमें भी हिस्ट्री हमें पता चलती है। तो ऐसे क्या थे, जो रिलीजियस थे और नॉन रिलीजियस थे, उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। आपसे मैं आशा करूंगा कि आप ये आज ही चार्ट याद कर ले बस, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा भी बता देता हूँ क्या चीज़ें, इनको डिटेल में तो अगली क्लासेस में पढ़ना है। क्या क्या देखिए, इंस्क्रिप्शन यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करूँ, इंस्क्रिप्शन अभिलेख, यानी किसी चीज़ पे कोई चीज़ कुरेद करके लिखी जाती है, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। देखिए
जिसमें शिलालेख यानी पत्थरों पे, पिलर इंस्क्रिप्शन यानी स्तंभ पे पत्थर के खंभे थे, स्तंभ थे उनके ऊपर, केव इंस्क्रिप्शन यानी गुफाओं में कुछ लिखा हुआ मिला है, ठीक है। और मूर्ति लेख स्टैचू इंस्क्रिप्शन यानी जो आइडल्स मिलती है, मूर्ति मिलती है, उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ मिला है। या फिर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इंडिया की ये खासियत है कि इंडिया में तांबे का बहुत यूज़ होता है, तो तांबे की प्लेटों पे, ताम्रपत्र जिनको कहा जाता था हिंदी में, उन पे लिखा हुआ मिला है। इस तरह के अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल में पहला ये पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे एक्सकेवेशन रिमेन्स यानी पुरातात्विक अवशेष, यानी खोदने पर जो टूटी फूटी मूर्तियों के टुकड़े, बर्तनों के टुकड़े, घरों के टुकड़े, बिल्डिंग के टुकड़े, चूल्हे, औजार, जो टूटे फूटे जो भी बचा कुचा मिलता है, वो सारे क्या है, एक्सकेवेशन रिमेन यानी पुरातत्व की खोज करने पर टूटे फूटे घर, खंडर, महल जो मिले हैं, वो सारे इसमें आएंगे। कॉइन एंड सील यानी सिक्के और मुद्राएं, राजाओं की सिक्के, राजाओं ने जो स्टाम्प चलाई थी मुद्राएं, वो आएगी। मॉन्यूमेंट जो बड़े बड़े इमारतें, स्मारक, जैसे अपने कुतुब मीनार है, महरौली का लोह स्तंभ है, पुराने पुराने इससे भी बड़े स्टोन हेंज है, यूरोप में स्टोन हेंज है, पत्थर के 3-3 पत्थर के वो पिलर खड़े किए हैं, पता नहीं कौन बना गया, अलग अलग शेप अजीब से, उनकी हिस्ट्री आज तक नहीं पता। तो ऐसे पुराने अवशेष। टेम्पल यानी जो मंदिर है, मंदिरों में क्या लगी होती है, मूर्तियां होती है, ड्राइंग होती है, मंदिरों के बाहर पट्टियां लगा करके राजाओं का इतिहास लिखा होता है, तो मंदिर में तो बहुत आपको इंडिया में हिस्ट्री मिलेगी। और रॉक पेंटिंग, ये बहुत पुराना था, जब इंसान को लिखना भी नहीं आता था, हम ये मान सकते हैं, तब वो किस पे लिखता था, रॉक्स पे उन्होंने पेंटिंग बनाई थी। क्योंकि इंसान में, मैं हर बार कहता हूँ कि साइंस या मैथ्स तो उसको सिखानी पड़ती है, आर्ट उसमें नेचुरली आती है। इसलिए आर्ट्स आपका मैं मानता हूँ ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, बढ़िया नहीं कहूँगा मैं, बड़ा इसलिए है क्योंकि साइंस मैथ्स तो इंसान में नेचुरल नहीं थी, उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से सीखनी पड़ी। आर्ट उसमें नेचुरली थी, क्योंकि जब वो बोल भी नहीं रहा था तब भी वो केव पे अपनी जानवरों को शिकार कर रहा है, उसकी पेंटिंग बना रहा है, पत्थरों पे अपने जो लाइफ जी रहा है उसकी पेंटिंग बना रहा है। जब उसको बोलना भी नहीं आता था, वर्ड्स भी नहीं आते, जब वो केवमैन था, आप मानोगे नहीं, केवमैन टाइम्स की पेंटिंग मिली है जिसमें ऐसे 2-3 केवमैन बताए गए हैं और एक भाला फेंकते हुए किसी हाथी पर, किसी जानवर पर बताए गए हैं। तो वो अपनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन यानी अपनी बातों की अभिव्यक्ति करने का एक तरीका, आर्ट्स थी, कला थी, और उस समय भी वो उस कला का यूज़ करके क्या करते थे, एक्सप्रेस करते थे। तो हमें ये बहुत एंशियंट हिस्ट्री, जब भाषा नहीं थी ना, तब का भी बताता कि आदि मानव कि ये मैन कैसे रहता था। और ये कौन, किसने दिया था ये, भीमबेटका, मध्य प्रदेश में फेमस साइट है राजस्थान में, जहाँ ये हमें केव पेंटिंग, रॉक पेंटिंग यानी शैल चित्र ज़्यादा मिलते हैं, पत्थरों पे, चट्टानों पे बनाए चित्र ज़्यादा मिलते हैं। तो आप ये भीमबेटका याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ आज आपकी पहली क्लास को कंक्लूड करता हूँ, और आपने पढ़ा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से हैं। इन्हीं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को आगे दोस्तों शुरू करेंगे हम। इसी के साथ देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। थैंक यू।